क्या आप सोच सकते हैं कि किसी ने इतिहास की सबसे बड़ी बैंक डकैती की और फिर सजा पूरी करके भी करोड़ों लेकर आजाद घूम रहा है? कैसा होगा वो मास्टर प्लान जिसमें पुलिस, मीडिया और स्पेशल फोर्स सबको एक साथ बेवकूफ बनाया गया? और सबसे बड़ा सवाल, असली लूट कहाँ गई? मूवी द हाइस्ट ऑफ द सेंचुरी की शुरुआत होती है फर्नांडो से, जो एक साइकियाट्रिस्ट के पास बैठा है। न कोई दर्द, न कोई परेशानी, पर दिल में एक अजीब सा खालीपन, मानो जिंदगी उससे कोई बड़ा काम करवाना चाहती हो, कुछ ऐसा जो किसी ने पहले कभी न किया हो। फर्नांडो पेशे से एक मार्शल आर्ट ट्रेनर था। एक बरसाती रात ट्रेनिंग खत्म कर घर लौटते वक्त उसका जॉइंट एक गुजरती कार की छींटों से बुझ जाता है। गुस्से में वो उसे बहते पानी में फेंक देता है, लेकिन अचानक उसके अंदर क्यूरियोसिटी होती है और वो जॉइंट का पीछा करने लगता है। पानी का बहाव उसे एक गटर तक ले जाता है। फर्नांडो ऊपर नजर उठाता है और देखता है, सामने खड़ा है बैंक ऑफ रियो। एक खतरनाक पर रोमांचक आइडिया उसके दिमाग में कौंधता है। वो गटर के ढक्कनों का रास्ता तलाशता है और एंड में नाले के बड़े पाइप तक पहुंचकर एक मास्टर प्लान तैयार कर लेता है। अगले दिन वो अपने पुराने दोस्त एल के पास जाता है, एक मशीनों का जादूगर जो उसकी इस खतरनाक मुहिम में शामिल होने को तैयार हो जाता है। लेकिन एल बताता है, ये सपना सच करना है तो पैसों का पहाड़ चाहिए। यहीं पर एंट्री होती है डॉग की, एक चालाक आदमी जो उन्हें एक इन्वेस्टर से मिलाने का वादा करता है। सीन बदलता है और हम मारियो से मिलते हैं, एक साधारण आदमी जो ट्रैवल एजेंसी में गलत करेंसी लेकर पहुंचा है। उसकी मासूमियत से मैनेजर उसकी रकम रख लेती है। बाद में मारियो अपनी बेटी लूसिया के पास जाता है, जो सलून में काम करती है। पिता बेटी के बीच रिश्तों में कड़वाहट है, क्योंकि वो हमेशा अपनी असली पहचान छुपाता आया है, पर जाते जाते वो उसके लिए मोटी रकम छोड़ जाता है, जैसे अपने गुनाहों का मुआवजा। रात का समय था। मारियो चुपके से उस टूर एजेंसी पर पहुंचता है और उम्रदराज होने के बावजूद बड़ी आसानी से गैलरी पर चढ़ जाता है। दरअसल उसने पैसों के साथ एक ट्रैकर लगाया था, जिससे वो सीधे ऑफिस की तिजोरी तक पहुंच जाता है। अपने लिफाफे के साथ वहां रखे बाकी पैसों को भी चुरा लेता है और बिना आवाज किए बाहर निकल आता है। लेकिन बाहर कोई उसका पीछा कर रहा था। वो था फर्नांडो। फर्नांडो मारियो के घर की आंसरिंग मशीन पर मैसेज छोड़ता है कि कल एक खास जगह पर मिलना है, पर तभी मारियो वहां पहुंच जाता है और समझ जाता है कि फर्नांडो उसके पीछे पड़ा है। उसे शक होता है कि फर्नांडो उसे लूटने वाला है। गुस्से में वो फर्नांडो को धमकाकर वहां से चला जाता है। घर लौटने पर जब वो आंसरिंग मशीन सुनता है तो उसे एहसास होता है कि जिससे वो मिला था वो फर्नांडो ही था, क्योंकि मैसेज में उसकी खुद की आवाज भी गूंजी थी। अगले दिन तय जगह पर दोनों की मुलाकात होती है। थोड़ी बातचीत के बाद फर्नांडो मारियो को एक ऑफर देता है, एक आखिरी बड़ी चोरी, जिसके बाद हमें जिंदगी में कभी कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कार में बैठकर फर्नांडो उसे समझाता है कि अर्जेंटीना के सेंट्रल बैंक के नियमों के मुताबिक किसी भी कैशियर को 10,000 जमा होने के बाद पैसा सीधे सेफ्टी डिपॉजिट बॉक्स में डालना होता है। वही बैंक की असली पूंजी रखी जाती है। फर्नांडो मारियो को नाले में ले जाता है और कहता है, हम अभी बैंक ऑफ रियो के ठीक नीचे हैं। सेफ्टी वॉल्ट हमसे सिर्फ 18 मीटर दूर है। मारियो चिंतित होता है, अगर बारिश आ गई तो हम यही फंस जाएंगे। फर्नांडो मुस्कुराता है और जवाब देता है, हम चोरी उसी दिन करेंगे जब आसमान बिल्कुल साफ होगा। प्लान इतना परफेक्ट था कि मारियो भी खुद को रोक नहीं पाया। मारियो अपनी बेटी से मिलने तो आता है, मगर डिनर पर देर हो जाने के कारण बेटी उससे नाराज हो जाती है। अगली मीटिंग में फर्नांडो, मारियो और डॉग अपने मास्टर प्लान पर चर्चा करते हैं। बैंक डकैती का सबसे अनोखा तरीका। उनका इरादा था बैंक के अंदर घुसने के लिए एक गुप्त सुरंग खोदने का, लेकिन मुश्किल थी बैंक में लगे मोशन सेंसर। फर्नांडो समझाता है कि ये सेंसर सिर्फ हरकत नहीं
बल्कि तापमान में बदलाव को पकड़ते हैं। इसलिए उसने स्लीपिंग बैग से एक अजीब सा सूट बनाया जिसे पहनकर वो सेंसर को चकमा दे सके। लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि उनके पास वॉल्ट खोलने का कोई ठोस प्लान नहीं था। इसके लिए उन्हें बैंक का फ्लोर प्लान चाहिए था। अगले दिन फर्नांडो बैंक की पार्किंग की फोटो खींचता है और एल के साथ अंदर जाता है। एल ऊपर वाले फ्लोर पर काम के बहाने चला जाता है और फर्नांडो नीचे तस्वीरें लेने में व्यस्त हो जाता है। लेकिन तभी पुलिस आ पहुंचती है। गार्ड और पुलिस उसे बेसमेंट तक ले जाते हैं। रास्ते में वो बैंक के सेफ्टी डिपॉजिट बॉक्स रूम पर नजर डाल लेता है। जांच के दौरान उसके कैमरे में कुछ नहीं मिलता क्योंकि उसने पहले ही मेमोरी कार्ड निकाल लिया था। उसे परेशान करने के लिए वो गुस्से का नाटक कर देता है और बच निकलता है। अब उनके पास बैंक के तीनों फ्लोर, बेसमेंट, ग्राउंड और फर्स्ट फ्लोर का नक्शा था। बस एक चीज बाकी थी, नाले और बैंक के बीच की दूरी। इसके लिए फर्नांडो डॉग को साइकिल देता है। डॉग टायर के चक्करों को गिनकर दूरी का हिसाब लगाता है। अब रास्ता साफ था, सेंचुरी की सबसे बड़ी डकैती को अंजाम देने का। अगले दिन फर्नांडो अपने दिमाग की धार दिखाते हुए ज्योमेट्री के फॉर्मूले इस्तेमाल करता है। वो ये तय करता है कि सुरंग कितनी लंबी और किस एंगल पर खोदी जाए ताकि सीधे वॉल्ट तक पहुंचा जा सके। उसकी गणना से साबित होता है कि वो न सिर्फ समझदार है बल्कि चोरी की पूरी योजना का मास्टरमाइंड भी है। मारियो बातचीत में खुलासा करता है कि जिस रकम को वो चुराने वाले हैं उसका पूरा बीमा है, यानी आम लोगों को कोई नुकसान नहीं होगा, चोट सिर्फ बैंक को लगेगी। यही सोचकर मारियो सुझाव देता है कि लॉकर मालिकों के लिए एक माफीनामा छोड़ना चाहिए ताकि उन्हें पता चले कि चोरी में उनकी भावनाओं का ध्यान रखा गया है। इसी बीच एल सभी जरूरी सामान लेकर आता है और टीम नाले में जाकर वहां लगे मार्कर के पास सुरंग खोदना शुरू करती है। अगले दिन एक नया सदस्य जुड़ता है, अल्बर्टो, जो ट्रांसपोर्ट का जिम्मा संभालेगा। टीम सोचती है कि वेल्डिंग मशीन से लॉकर खोले जाएं, लेकिन एक लॉकर खोलने में 1 से 2 मिनट लगते हैं और उनके सामने चुनौती है 400 लॉकर को महज 7 घंटे में खाली करने की। तभी फर्नांडो सुझाव देता है, पहले हमें इन लॉक की तकनीक समझनी होगी। योजना बनती है कि बैंक की दूसरी ब्रांच से एक लॉकर किराए पर लिया जाए। अगले सीन में हम देखते हैं मारियो एक दूसरी ब्रांच में बॉक्स किराए पर लेता है और लॉक खोलते समय हर हिस्से को बारीकी से परखता है। अगले दिन फर्नांडो अपने दिमागी खेल का कमाल दिखाता है। वो ज्योमेट्री के जटिल हिसाब लगाकर ये तय करता है कि सुरंग किस कोण से और कितनी लंबी खोदी जाए ताकि कोई गलती न हो। मारियो ये भी साफ करता है कि बैंक के सारे पैसे बीमा के दायरे में हैं, यानी इस चोरी में आम ग्राहकों का नुकसान नहीं होगा, सिर्फ बैंक की जेब ढीली होगी। मारियो फर्नांडो से कहता है कि डिपॉजिट बॉक्स के मालिकों के लिए एक चिट्ठी जरूर छोड़ी जाए ताकि वो समझे कि ये सिर्फ एक खेल था, कोई निजी दुश्मनी नहीं। तभी एल जरूरी सामान लेकर पहुंचता है और पूरी टीम नाले में उतरकर सुरंग खोदने का असली खेल शुरू करती है। एक रात फर्नांडो अपनी गर्लफ्रेंड के साथ छत पर लेटा आसमान में टिमटिमाते तारों को देख रहा था। तभी वो सोचता है, क्या पता ये तारे अब वहां हो भी या नहीं, शायद उनकी रोशनी ही हम तक पहुंच रही हो। गर्लफ्रेंड मुस्कुराकर कहती है, सही कहा, जो हम देखते हैं वो हमेशा सच नहीं होता। बस यहीं से फर्नांडो के दिमाग में एक मास्टर प्लान जम लेता है। वो तुरंत मारियो से मिलने निकल पड़ता है। शुरू में मारियो मिलने से कतराता है, पर फर्नांडो की बात सुनने के बाद मान जाता है। फर्नांडो कहता है, मैंने सब समझ लिया है। बैंक के सिक्योरिटी प्रोटोकॉल दिन और रात में अलग होते हैं, लेकिन किसी ने ऐसा सिस्टम नहीं बनाया जो दोनों को एक साथ कवर कर सके। हम चोरी करेंगे जब बैंक खुला होगा, ताकि वॉल्ट पहले से ही अनलॉक हो और अलार्म सिस्टम एक्टिव न हो। पुलिस को लगेगा कि हम दरवाजे से बाहर भागने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि हमारा असली रास्ता एक गुप्त सुरंग होगी जो हमें सीधे आजादी तक ले जाएगी। मारियो इस चालाक प्लान को सुनकर हैरान रह जाता है और कहता है,
ये तो सच में सदी की सबसे बड़ी चोरी होगी। अब कहानी पहुंचती है उस मोड़ पर जहां हर सेकंड की गिनती जानलेवा हो सकती है। सभी अपने अपने अंदाज में तैयारी में जुट जाते हैं। मारियो किताबों में डूबा है, मानो कोई मास्टर प्लान आखिरी बार पढ़ रहा हो। एल किसी रहस्यमयी मशीन पर काम कर रहा है, जैसे कोई गुप्त हथियार तैयार कर रहा हो। फर्नांडो अपने डिवाइसेस को परख रहा है, जबकि डॉग भगवान से इस गुनाह की माफी मांग रहा है। और फिर मारियो की प्रैक्टिस, बैंक में घुसकर लोगों से कैसे बात करनी है, कौन सा डायलॉग असर करेगा, सब कुछ परफेक्ट होना चाहिए। आखिरकार डकैती का दिन आ जाता है। सब अपने हाथों पर नीला पाउडर लगाते हैं ताकि कोई फिंगरप्रिंट न छूटे। टीम का आधा हिस्सा एल को सीवर के पास छोड़ता है, जहां से वो बैंक में एंट्री करेगा। फर्नांडो रूप बदलकर पहले ही बैंक के अंदर पहुंच चुका है। कुछ देर बाद मारियो और डॉग भी कार से आते हैं और सीधे बैंक की लॉबी में दाखिल होते हैं। सीढ़ियों पर चढ़ते ही दोनों अपने मास्क पहन लेते हैं और उसी समय नीचे फर्नांडो और अल्बर्टो भी नकाब पहनते हैं। मारियो और डॉग पहली मंजिल पर सभी को गन पॉइंट पर लेकर जमीन पर लिटा देते हैं। नीचे अल्बर्टो और फर्नांडो भी ऐसा ही करते हैं। सिक्योरिटी रूम में बैठा एक पुलिसकर्मी सीसीटीवी पर यह सब देखता है और तुरंत लोकल पुलिस को खबर देता है। फर्नांडो वॉकी टॉकी पर यह सुनता है और टीम को सावधान करता है। मारियो कैशियर को आदेश देता है, जल्दी बैग में कैश भरो। उधर अल्बर्टो बाहर जाकर पार्किंग गेट लॉक कर देता है, लेकिन तभी पुलिस वहां पहुंच जाती है। स्थिति खतरनाक हो जाती है। फर्नांडो एक बंधक को गन पॉइंट पर लेकर बाहर निकलता है और पुलिस को चेतावनी देता है, एक भी गोली चली तो अंदर किसी की जान नहीं बचेगी। वो वापस अंदर लौटता है और टीम को सूचना देता है। अब खेल और भी बड़ा हो गया है। पहला फेज पूरा होते ही खेल और खतरनाक मोड़ लेता है। मारियो एक महिला को नीचे लाता है, जबकि फर्नांडो उसे गन पॉइंट पर पकड़ लेता है। मारियो सिक्योरिटी रूम के पुलिस वाले को चेतावनी देता है, अगर अभी बाहर नहीं निकले तो ये महिला जिंदा नहीं बचेगी। शुरुआत में पुलिस वाला जिद दिखाता है, लेकिन मारियो की धमकी सुनकर बाहर आ जाता है। आश्चर्य की बात यह है कि मारियो उसकी गन की मैगजीन निकालकर गन वापस कर देता है और सिर्फ उसका मोबाइल ले लेता है। गन पॉइंट पर बाहर ले जाकर पुलिस वाले को सुरक्षित छोड़ देता है, जबकि फर्नांडो महिला को एक कमरे में बंद कर देता है। इसके बाद फेज 3 शुरू होता है। सभी मिलकर बैंक के कैमरों को तोड़ डालते हैं। फिर फर्नांडो उस अलमारी को हटाता है जिसके पीछे एक दीवार छिपी होती है। फेज 4 पर एल सुरंग के जरिए बैंक के अंदर दाखिल होता है। फेज 5 में दोनों कार से कुछ बैग लाकर बेसमेंट में एक रहस्यमयी मशीन असेंबल करते हैं। तभी फ्लैशबैक में दिखाया जाता है, एल ने एक कैनन पावर मशीन बनाई थी जो सिर्फ 7 सेकंड में किसी भी लॉक को तोड़ सकती है। फर्नांडो बेहद खुश होता है और उस मशीन से वो बैंक के सेफ्टी डिपॉजिट बॉक्स तोड़ना शुरू कर देते हैं। बाहर का माहौल और तनावपूर्ण हो जाता है। मीडिया, पुलिस और बंधकों के परिजन बैंक के बाहर जुट जाते हैं। पुलिस कैप्टन अंदर से छोड़े गए पुलिस वाले से पूछताछ करता है। वो बताता है कि डकैत सिर्फ 4-5 लोग हैं। उनके पास हैंडगन्स और शॉटगन्स हैं और उन्होंने उसकी गन उसे वापस कर दी ताकि उस पर कोई जांच न हो। लेकिन कैप्टन को शक होता है, कहीं ये पुलिस वाला इनके साथ मिला हुआ तो नहीं। फर्नांडो और एल बैंक के लॉकर तोड़ने में जुटे हुए थे। वहीं ऊपर पहली मंजिल पर एक बंधक लड़का बाथरूम के लिए परेशान कर रहा था। डॉक्टर ने उसे एक गमले में पेशाब करने भेजा, मगर तभी छत पर फोर्स की हलचल सुनाई देती है। इसी बीच मारियो को पुलिस वाले का कॉल आता है। दूसरी तरफ कैप्टन खुद लाइन पर है। फ्लैशबैक में खुलासा होता है कि फर्नांडो ने सब पहले से प्लान कर रखा था। मारियो को जो किताब पढ़ते हुए देखा गया था वो फर्नांडो ने ही दी थी। पुलिस से बातचीत करने और उन्हें भ्रमित करने की टेक्निक्स उसी में थी। शुरुआत में मारियो ने इनकार किया था, पर बाद में एक्टिंग क्लास तक दिलवाई गई ताकि असली माहौल में वर्तमान में मारियो पूरे आत्मविश्वास से कैप्टन को चेतावनी देता है, अगर बैंक की छत पर एक भी पुलिस वाला हुआ तो लोग मारे जाएंगे।
कैप्टन उसकी बात मान लेता है और टीम को नीचे बुला लेता है। हालांकि बगल वाली बिल्डिंग पर स्नाइपर तैनात रहते हैं। कैप्टन फिर बंधकों में से किसी को छोड़ने की मांग करता है। मारियो मौके को भांपकर उस आदमी को छोड़ देता है जो डर के मारे कुछ बता नहीं पाता। वो इतना घबरा जाता है कि वही पैंट गीली कर लेता है। कैप्टन अगले बार किसी साहसी व्यक्ति को भेजने को कहता है और मारियो को सरेंडर करने का प्रस्ताव देता है। वकील का भी लालच देता है, लेकिन मारियो चालाकी से बहाना बनाकर कहता है, मेरे साथी जेल नहीं जाना चाहते। मैं कोशिश करूंगा, पर यकीन नहीं दिला सकता। नीचे फर्नांडो और एल पहले ही ढेर सारे बॉक्स खोल चुके हैं। सोना, चांदी और कीमती जेवर चमक उठते हैं। बाहर पुलिस को अब भी यही लगता है कि ये एक साधारण चोरी है, कोई आतंकवादी हमला नहीं। फर्नांडो और एल तेजी से एक एक करके लॉकर खोलते जा रहे थे। हर सेकंड मायने रखता था। बाहर पुलिस और स्पेशल फोर्स की आंखें इमारत पर जमी थी, जैसे बस आदेश मिलते ही गोलियां बरसाने को तैयार हों। सभी बंधकों के फोन एक जगह रख दिए गए थे ताकि कोई बाहर से मदद न बुला सके। तभी अचानक एक फोन बज उठा। सन्नाटा छा गया। फोन एक बुजुर्ग महिला का था। आज उनका जन्मदिन था। मारियो मुस्कुराया और पूरे गैंग के साथ उनके लिए छोटा सा सेलिब्रेशन कर दिया। स्नाइपर ने जब यह देखा तो हैरान रह गया कि डकैत बर्थडे मना रहे हैं। मारियो ने दादी को बाहर छोड़ा, साथ ही पुलिस को एक तोहफा भी दिया, उनकी बंदूक की मैगजीन। फिर खिड़की के पास बैठकर कैप्टन से डील करने लगा। उसने कहा, अगर डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी गारंटी दे कि मेरी सजा कम होगी तो मैं सरेंडर कर दूंगा। कैप्टन ने तुरंत स्नाइपर्स को गोली चलाने से रोका, लेकिन मारियो की यह सब एक चाल थी। वो सिर्फ ये देखना चाहता था कि पुलिस भरोसे के काबिल है या नहीं, और साथ ही उनका कीमती समय भी बर्बाद करना चाहता था। नीचे फर्नांडो परेशान था क्योंकि कैनम मशीन ओवरहीट होकर बंद हो गई थी। अब भी कई लॉकर बाकी थे और समय हाथ से निकल रहा था। तभी कैप्टन का कॉल आया। डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी वहां मौजूद था, बट फर्नांडो ने घबराकर कहा, हमें और वक्त चाहिए। दूसरी तरफ जैसे ही मारियो ने डीए का नाम सुना, वो गुस्से से भड़क उठा। पिछली बार मदद न करने का गुस्सा अब भी उसके सीने में सुलग रहा था। उसने साफ कह दिया, वो अब डीए से बात नहीं करेगा, बल्कि सीधे अपने वकील से बात करेगा। कैप्टन ने वकील का नंबर मांगा। चालाक मारियो ने झट से बंधक में से एक का मोबाइल नंबर थमा दिया। कैप्टन को जरा भी अंदाजा नहीं था कि वो खुद धोखे में फंस चुका है। नीचे तिजोरियां तोड़ी जा रही थी और आखिरकार टीम को सोने की ईंटें मिलने लगी। तभी उसी नंबर पर कॉल आया। मारियो ने कमाल की एक्टिंग करते हुए खुद को वकील बताकर बात की और डीए को शक होने का कोई मौका नहीं दिया। लेकिन समय तेजी से निकल रहा था। मशीन अचानक बंद हो गई और तय समय से 5 मिनट ज्यादा हो चुके थे। फर्नांडो को अपने साइकेट्रिस्ट की बात याद आई। जब भी तुम सोचो कि तुम्हारा प्लान परफेक्ट है, समझो सबसे ज्यादा खतरा उसी वक्त है। अब आखिरी फेज शुरू करना था। सभी ने बैग्स को तेजी से सुरंग में फेंकना शुरू कर दिया। ऊपर मारियो ने बंधकों पर पैनी नजर रखी हुई थी और कैप्टन को पिज्जा ऑर्डर करने का बहाना देकर उलझा रहा था। लेकिन कैप्टन के मन में सवाल गूंज रहा था, जब इन्हें आखिर में सरेंडर करना ही है तो ये टाइम क्यों खरीद रहे हैं? दूसरे ऑफिसर को शक होता है कि अंदर बैठे लुटेरे अब पुलिस से भिड़ने की तैयारी कर रहे होंगे। तभी बैंक मैनेजर घबराया सा कैप्टन के पास आता है। कैप्टन सीधा सवाल करता है, पार्किंग और छत के अलावा क्या बैंक से निकलने का कोई और रास्ता है? लेकिन मैनेजर साफ कहता है, नहीं सर, कोई और रास्ता नहीं है। कैप्टन तुरंत मारियो को कॉल करता है, लेकिन फोन बंद मिलता है। उसे वकील पर भी संदेह होने लगता है। तभी उसकी नजर जमीन पर पड़े सीवर के ढक्कनों पर जाती है। पास जाकर जब वो गौर से देखता है तो उसे झटका लगता है। लुटेरों ने तो पहले से ही बाहर निकलने का एक गुप्त रास्ता बना रखा था। उधर अंदर गैंग के लोग माल को तेजी से सुरंग में फेंक रहे थे और एल नाव में बैठकर सब कुछ समेट रहा था। वही ऊपर
फर्नांडो एक बड़ा कपड़ा बिछाकर उस पर सारे हथियार सजाता है, लेकिन तभी एक फ्लैशबैक खुलता है। असल में वो सभी असली हथियार नहीं, बल्कि खिलौने थे। फर्नांडो चाहता था कि कोई भी गोली गलती से भी न चले। पुलिस के लिए यह रहस्य था और इसीलिए उसने हथियार वही छोड़ दिए थे, ताकि उन्हें लगे कि गैंग अब भी तैयार खड़ा है। इधर मारियो सभी होस्टेज के सिर झुकवाकर नीचे सुरंग की ओर निकल जाता है। जाते जाते फर्नांडो उसकी गन भी वहीं छोड़ देता है, साथ ही बॉक्सेस के मालिकों के लिए एक नोट भी। अब जब होस्टेज को एहसास होता है कि अंदर कोई नहीं बचा, तो वो फौरन अपने अपने मोबाइल उठाते हैं और बाहर अपने परिवार से बात करने लगते हैं। बाहर कैप्टन लगातार दूसरे ऑफिसर को समझाने की कोशिश करता है। वो लोग सीवर के रास्ते भाग चुके हैं, फोन बंद है और अंदर कोई दिखाई भी नहीं दे रहा, लेकिन ऑफिसर उसकी बात मानने को तैयार ही नहीं था। तभी अचानक बाहर खड़े रिश्तेदारों के फोन बजने लगते हैं। अंदर के होस्टेज कॉल कर रहे थे। आखिरकार ऑफिसर मान जाता है और तुरंत स्पेशल फोर्स बुलाने का आदेश देता है। 2 टीमें बनाई जाती हैं। एक सीवर के रास्ते बैंक में घुसती है, दूसरी बैंक के अंदर से। उधर नीचे मारियो और फर्नांडो सुरंग में दीवार टूटने के मलबे को साफ कर रहे थे। पुलिस बेसमेंट तक पहुंच चुकी थी। दोनों ने रस्सी की मदद से अलमारी को गड्ढे के सामने सरकाया और खींचकर नीचे उतार लिया। अब पूरा गैंग सुरंग में उतर चुका था, लेकिन तभी उनके लिए सबसे बड़ी मुसीबत खड़ी हो जाती है। बोट की मशीन चालू ही नहीं होती। मजबूरी में वो लोग चप्पुओं से नाले में आगे बढ़ने लगते हैं और यही आता है एक और फ्लैशबैक ट्विस्ट। असल में फर्नांडो ने पहले से ही ये सोचा हुआ था कि अगर पुलिस को सुरंग वाली चाल का पता चल गया तो वो दोनों तरफ से घेर लेंगे। इसीलिए उसने चालाकी से पहले ही एक बांध बना दिया था, ताकि पुलिस उस रास्ते से अंदर ही ना आ सके। उनका असली प्लान ये था कि जिस रास्ते से आए थे उससे कभी वापस नहीं जाएंगे, बल्कि नाले के गहरे हिस्से में आगे बढ़ेंगे। इसी बीच कैप्टन भी सुरंग में पहुंच चुका था। उसे कहीं भी बाहर निकलने का रास्ता नजर नहीं आता, लेकिन तभी जमीन पर पैरों के ताजा निशान दिखाई देते हैं। वो तुरंत वहां रखी अलमारी हटवाता है और उसके पीछे एक छेद मिलता है। अंदर झांक कर देखता है तो वहां बम लगा हुआ होता है, मगर हकीकत सामने आते देर नहीं लगती। जैसे ही बोट की मशीन किस्मत से चालू होती है, चोर आगे बढ़ जाते हैं और कैप्टन को भी समझ आता है कि उनके सारे हथियार और बम नकली थे। मतलब पुलिस को घंटों तक रोके रखने वाला पूरा खेल सिर्फ एक भ्रम था। गुस्से में कैप्टन सुरंग में घुसता है, लेकिन वहां सिर्फ खामोशी थी। चोर पहले ही निकल चुके थे। उधर अपनी तय की हुई जगह पर गाइटा और उनकी टीम इंतजार कर रही थी। गाइटा सड़क पर ऐसे खड़ा था जैसे उसकी गाड़ी पंचर हो गई हो, लेकिन हकीकत में वो गटर के ढक्कन के ऊपर तैनात था। जैसे ही फर्नांडो ऊपर आता है, वो गाड़ी का ढक्कन खोलता है और धीरे धीरे सब लोग और फिर सारा माल ऊपर खींच लिया जाता है। बैंक से मीलों दूर पुलिस खाली हाथ नाले तक पहुंचती है। चोर वहां से कब के निकल चुके थे। जब वो कार में वापस बैठते हैं तो उनके सामने से एक पुलिस की गाड़ी गुजरती है। सबकी सांसें थम जाती है, लेकिन जैसे ही गाड़ी आगे बढ़ती है, सब राहत की सांस लेते हैं। मारियो हंसते हुए कहता है, ये खटारा कार आज दुनिया की सबसे महंगी गाड़ी बन चुकी है। और फिर वो आसानी से वहां से निकल जाते हैं। बैंक में पुलिस वालों को सिर्फ टूटी हुई लॉकर और नकली हत्या का ड्रामा मिलता है। सबके चेहरे उतर जाते हैं, क्योंकि चोरों ने उन्हें इतना बड़ा बेवकूफ बनाया था। वही लॉकर के अंदर एक नोट मिलता है, इन द रिच नेबरहुड विदाउट वेपन्स एंड रिस्क, इट्स मनी ओनली नॉट लव। इसके बाद का सीन और भी शानदार है। सभी लोग ढेर सारे पैसों के सामने बैठे थे। सब यकीन नहीं कर पा रहे थे कि ये सपना नहीं, हकीकत है। वो लोग पैसों को गिनते हैं, गीले नोटों को सुखाते हैं और जिंदगी के सबसे बड़े कामयाबी के पल को सेलिब्रेट करते हैं। फिर सबूत मिटाने के लिए कार को जला देते हैं और कुछ समय बाद फर्नांडो छुट्टियां मनाने निकल जाता है
और तभी पता चलता है कि ये चोरी अर्जेंटीना के इतिहास की सबसे बड़ी चोरी थी। मारियो सोने और गहनों पर पैसा उड़ाता है। अल्बर्टो अपनी वाइफ के लिए नई कार खरीदता है। डॉक अपने घर में ही चर्च बनवा देता है। एल अपने बेटे को बड़ा सा वीडियो गेम देता है। सब अपनी अपनी जिंदगियों में खुश थे, लेकिन कहते हैं ना, हर जश्न के बाद एक तूफान आता ही है। अल्बर्टो अय्याशियों में इतना डूब जाता है कि एक दिन उसकी वाइफ उसे किसी दूसरी औरत के साथ रंगे हाथों पकड़ लेती है। गुस्से में वो पुलिस के पास जाकर सारी चोरी का भेद खोल देती है और यही कहानी लेती है नया मोड़। कैसे एक औरत का गुस्सा चोरों के बनाए साम्राज्य को ताश के पत्तों की तरह गिरा देता है। पुलिस आखिरकार अल्बर्टो को गिरफ्तार कर लेती है और उसके घर से सारे पैसे भी बरामद हो जाते हैं। ये खबर फर्नांडो तक न्यूज के जरिए पहुंचती है। इधर फर्नांडो कहीं और जाने की कोशिश करता है, लेकिन टैक्सी ड्राइवर बताता है पुलिस इस इलाके में उस चोर को ढूंढ रही है। टैक्सी ड्राइव सोचता है, इतनी बड़ी चोरी कोई आम इंसान नहीं कर सकता। ये जरूर किसी बड़े नेता का काम होगा जो अब किसी आइलैंड पर मजे ले रहा होगा। लेकिन उसे क्या पता, जिस मास्टरमाइंड को वो ढूंढ रहा है वो उसके ठीक बगल में बैठा है। कुछ ही वक्त बाद गाइटा भी पुलिस के हत्थे चढ़ जाता है। फिर एक एक करके सब पकड़े जाने लगते हैं। सबसे दर्दनाक पल मारियो के लिए आता है, जब वो अपनी बेटी के साथ समय बिता रहा था। तभी पुलिस पहुंच जाती है। अफरातफरी में उसकी मासूम बेटी को भी पकड़ लिया जाता है। जेल में मुलाकात के दौरान मारियो अपनी बेटी से माफी मांगता है और वादा करता है कि इस बार वो सच में क्राइम छोड़ देगा। पहले भी उसने कई बार झूठे वादे किए थे, लेकिन इस बार उसकी आंखों में सच्चाई थी। बेटी मान जाती है और उसे माफ कर देती है। अब बारी आती है फर्नांडो की। वो एक कैंपिंग साइट पर होता है। तभी पुलिस आईडी मांगती है। वो समझ जाता है अब बचना नामुमकिन है। पुलिस उसे पहचान लेती है और गिरफ्तार कर लेती है। लेकिन फिर सीन पलटता है। फर्नांडो जेल से बाहर आता है। बाहर नई गाड़ी में उसका दोस्त मारियो उसका इंतजार कर रहा होता है। दोनों खुशी खुशी मिलते हैं। मारियो बताता है, मैं अब रिटायर हो चुका हूं। लेकिन फर्नांडो अभी भी मजे ले रहा था। दोनों गाड़ी लेकर वहां से निकल जाते हैं। आप सोच रहे होंगे, जब सब पकड़े गए तो आखिर चोरी का फायदा क्या हुआ? यहीं पर आता है असली ट्विस्ट। असल में फर्नांडो ने पकड़े जाने का प्लान भी पहले से बना रखा था। मूवी के एंड में हमें असली बैंक हाइस्ट की फुटेज दिखाई जाती है। वो सुरंग, वो गटर और वो रास्ता जिससे चोर भागे थे। पुलिस को उस वक्त लगा था कि ये किसी टीनेजर का काम है। आखिर में सभी को सिर्फ 5-7 साल की सजा हुई। लेकिन क्योंकि चोरी में हथियार नकली थे, किसी को चोट नहीं लगी और कोई मर्डर नहीं हुआ, इसलिए सजा घटाकर बहुत कम कर दी गई। सबसे लंबी सजा मारियो को मिली, 7 साल, वो भी उसके पुराने क्रिमिनल रिकॉर्ड की वजह से। फर्नांडो जब इंटरव्यू में आता है तो साफ बताता है उसने बैंक से निकलने के 2 प्लान बनाए थे। इतना ही नहीं, चोरी के बाद वो पुलिस वालों के सामने से गुजरते हुए निकल गया था, जिसकी फुटेज भी दिखाई जाती है। बैंक ने अपने ग्राहकों के नुकसान की भरपाई तो कर दी, लेकिन असली खेल सेफ्टी डिपॉजिट बॉक्स का था। क्योंकि बैंक के पास इनका कोई रिकॉर्ड नहीं होता, बैंक ने अनुमान लगाया कुल लगभग $25 मिलियन थे। लेकिन पुलिस के हाथ आए सिर्फ $1.75 मिलियन और 8 किलो ज्वेलरी। बाकी का माल, उसका कोई हिसाब ही नहीं था। और सब चोरों ने सजा काटने के बाद भी अमीरी बरकरार रखी। यानी चोरी भी हो गई, सजा भी पूरी हो गई और पैसा भी बच गया। और इसी मास्टर प्लान के साथ खत्म होती है द हाइस्ट ऑफ द सेंचुरी। दोस्तों सोचिए, एक ऐसा मास्टर प्लान जहां पकड़े जाने पर भी आप जीत जाते हो। यही था फर्नांडो का जीनियस गेम। इस मूवी से हमें यह सीख मिलती है कि चाहे प्लान कितना भी स्मार्ट क्यों न हो, क्राइम कभी सॉल्यूशन नहीं होता। पैसा आ सकता है, शोहरत मिल सकती है, लेकिन एक गलती पूरी जिंदगी बर्बाद कर सकती है।